हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड स्टूडेंट्स। आपको अपना डेली टारगेट अचीव करना है, आपको अपने टारगेट पर फोकस करना है। आपका जो कमिंग एग्जाम है उसके लिए फोकस करना है। आपको रेगुलरिटी से, पंक्चुअलिटी से अपनी स्टडी को करते रहना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये ईयर अनसर्टेनिटी जो है उसका कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर पर कोई इफेक्ट ना पड़े, आप पहले से और अच्छा करके निकलें तो आपके लिए ये ईयर अच्छा माना जाएगा। तो आपको अपनी रेगुलर पढ़ाई करते रहना है, अपने एग्जाम को प्रिपेयर करते रहना है, आने वाले अपने टारगेट के लिए अपने को तैयार करते रहना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि बार मैग्नेट क्या है, पोल स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बार मैग्नेट का कितना होता है, आपका करंट करेंगे लूप का कितना होता है, उस पर टार्क कितना एक्ट करता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वर्क डन कितना होता है, बार मैग्नेट का एक्सियल केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इक्वेटोरियल केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और आपका मैग्नेटिज्म में क्या सिमिलरिटी है, क्या एनालॉगी है। उस एनालॉगी के थ्रू अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें चीज़ों को लर्न करना आसान हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को एनालॉगी के थ्रू लर्न करते हैं तो हमारे लिए लर्न करना आसान हो जाता है। जैसे अब आपको 7 कलर आपको लर्न करने हैं तो आपने विबग्योर एक एक्रोनम बना लिया तो लर्न करना आसान हो गया। वैसे कई चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसी हैं जो कि मैग्नेटिज्म के सिमिलर हैं, तो अगर उनको हम एक दूसरे से रिलेट करके लर्न करें तो हमारे लिए रिलेट करना आसान हो जाता है। आइए देखें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के तरह से बिहेव करती हैं, जिनके थ्रू हम लर्न आसानी से कर सकते हैं। आइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनालॉग ऑफ मैग्नेटिज्म मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में क्या एनालॉग है उसका हम डिस्कशन करेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये आपका मैग्नेटिज्म है, मीन्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये आपका मैग्नेटिज्म है। आइए देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करते हैं और यहाँ पर हम चार्ज इन मोशन की स्टडी करते हैं। आइए देखें, स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या सबसे बेसिक यूनिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है वो एक सिंगल चार्ज होती है। वो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, जिसे हम मोनोपोल कहते हैं। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, एक सिंगल चार्ज का एग्जिस्टेंस होता है जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे जो बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपका एक सिंगल चार्ज होता है जिसको हम मोनोपोल कहते हैं। जबकि मैग्नेटिज्म में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो आपका मैग्नेटिक डाइपोल होता है। यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं मैग्नेटिज्म में। तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में यही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिसिटी में तो एक सिंगल चार्ज या मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म में एक सिंगल चार्ज या मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नो एग्जिस्टेंस ऑफ द मोनोपोल, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं। ये भी वेक्टर फील्ड है, ये भी वेक्टर फील्ड है, दोनों की दोनों वेक्टर फील्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज होता है या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स मूविंग चार्ज होता है, मैग्नेट होता है, करंट होती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये आपके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को जो प्रोड्यूस करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाले सोर्सेज आपका मूविंग चार्ज होता है, मैग्नेट होता है, करंट होती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेज होते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज होता है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगला
यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है जो कि टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की डिस्टेंस को 2l या 2a मानते हैं, जिसे हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं, जिसकी डायरेक्शन -q से +q होती है। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं जो कि टू इक्वल और अपोजिट पोल स्ट्रेंथ से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें -m और +m से डिनोट करते हैं। जो यहाँ चार्ज -q था, यहाँ पोल स्ट्रेंथ -m हो गई। जो यहाँ +q चार्ज था, यहाँ पोल स्ट्रेंथ +m हो गई। और इस पोल जिस प्रकार से यहाँ चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे यहाँ पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जो चीज यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ करता था वो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। जो यहाँ -q +q होता था वो यहाँ -m +m हो गया। जो यहाँ -q होता था वो यहाँ साउथ बन गया। जो यहाँ +q था वो नॉर्थ बन गया। और इनके बीच की जो डाइपोल लेंथ होती थी 2l, यहाँ पर मैग्नेटिक लेंथ होती है। यहाँ पर 2l की डायरेक्शन -q से +q थी, यहाँ पर भी 2l की डायरेक्शन -q से +q होती है। यहाँ पर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूज करते थे। यहाँ पर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूज करते थे, P = Q × 2l। यहाँ पर किसी मैग्नेटिक डाइपोल के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं, m × 2l कैपिटल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते थे, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। यहाँ पर P = Q × 2l होता है, यहाँ पर कैपिटल M = m × 2l होता है। यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर M पोल स्ट्रेंथ है। जो रोल यहाँ पर चार्ज प्ले करता था, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ प्ले कर रहा है। इसकी यूनिट कूलाम होती है, इसकी यूनिट एम्पियर × मीटर होती है। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। जो यहाँ डाइपोल लेंथ होती थी -q से +q, वो यहाँ मैग्नेटिक लेंथ होती है साउथ से नॉर्थ पोल के बीच की डिस्टेंस, इसकी भी डायरेक्शन -q साउथ से नॉर्थ होती है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q से +q होती थी। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। साउथ को नेगेटिव और नॉर्थ को पॉजिटिव की तरह ट्रीट किया जाता है। जो चीज यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। यहाँ पर जो कांस्टेंट हम 1/4πε0 यूज करते थे, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ हुआ करती थी। तो यहाँ देखिए 1/4π यहाँ भी है, 1/4π यहाँ भी है। केवल रिप्लेस क्या हुआ कि 1/ε0 μ0 से रिप्लेस हो गया। 1/ε0 रिप्लेस हो गया μ0 से। यहाँ पर इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ थी। यहाँ पर इस कांस्टेंट की वैल्यू वेरी लार्ज होती है, ये 9 × 10⁹ हुआ करती थी, जबकि यहाँ इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, ये 10⁻⁻7 होती है। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स बहुत लार्ज होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरी लार्ज होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स वेरी स्मॉल होते हैं। यहाँ पर μ0/4π वैल्यू 10⁻⁷ होती है, यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। तो जो यहाँ 1/ε0 था ये μ0 से रिप्लेस हो गया। किससे रिप्लेस हो गया? μ0 से रिप्लेस हो गया। यहाँ पर एक्सियल केस में किसी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी 1/2πε0 1/4πε0 2p/r³। यहाँ पर एक्सियल केस में होती है μ0/4π 2m/d³। तो जहाँ p था वहाँ पर m आ गया, जहाँ r³ था वहाँ d³ राइट कर दिया, जहाँ 1/4πε0 था वहाँ μ0/4π आ गया। यहाँ पर इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड थी 1/4πε0 p/r³। यहाँ पर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है इक्वेटोरियल में μ0/4π m/d³। यहाँ पर आपका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक टार्क था किसी डाइपोल पर τ = p × e, जहाँ p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, e इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहाँ पर मैग्नेटिक टार्क था m × b, m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, b मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज पर ±QE हुआ करता था। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ±MB होता है, जहाँ m पोल स्ट्रेंथ है, B मैग्नेटिक जो है फील्ड है। बट यहाँ याद रखना है आपको कि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हम ±M को अलग नहीं कर सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे।
यहाँ पर जो है एक पॉइंट चार्ज Q होता था, तो इससे r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर एक अगर पोल स्ट्रेंथ प्लस m हो, इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इसका मैग्नेटिक फील्ड Bp = μ0/4πm/r² होता था। यहाँ पर P पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होती थी। यहाँ पर भी प्लस पोल स्ट्रेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पोल स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पर निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती थी। यहाँ पर निगेटिव माइनस पोल स्ट्रेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द पोल होती है। यहाँ पर वर्क डन किसी डाइपोल को रोटेट करने में θ1 से θ2 एंगल तक वर्क डन हुआ करता था W = P cos θ1 - cos θ2। यहाँ पर होता है W = mb cos θ1 - cos θ2। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी -P.E होती थी। यहाँ पर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी -M.B होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात पर डिपेंड नहीं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि ऑब्जर्वर कौन है, उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चार्ज रेस्ट में है या चार्ज मोशन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके किसी भी चार्ज के चारों ओर एग्जिस्ट करेगी। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। अगर आपके रेस्पेक्ट में चार्ज मोशन में है तब आपको मैग्नेटिक फील्ड फील होगा, अगर आपके रेस्पेक्ट में चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं फील होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है। जो चीज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ करता था, जो चीज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ करता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप लोग लिखते थे φE = B.E.A, वो चीज वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। जो चीज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ करता था, आप लोग राइट करते थे φE = E.A, वो चीज यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसको हम लोग लिखते हैं B.A। जो चीज यहाँ पर आपका जो यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ हुआ करता था, वो चीज यहाँ पर बायो-सेवर्ट लॉ होता है। जो चीज यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ होता था, जिसके हेल्प से हम के फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, वो यहाँ बायो-सेवर्ट लॉ होता है। जो चीज यहाँ गॉस लॉ हुआ करता था, गॉस लॉ में आप निकालते थे φ = क्लोज्ड इंटीग्रेशन E.dA = आप निकालते थे Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0। वो चीज यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है। एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है B.dl = ये होता है μ0 टाइम्स I होता है। और यहाँ पर गॉस लॉ, और यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग एक और लॉ होता है जिसको गॉस लॉ इन मैग्नेटियम कहते हैं। तो यहाँ पर B.dA जो है ये आपका 0 होता है, जबकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर E.dA जो है वो Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0 के बराबर होता है, जबकि मैग्नेटिज्म में B.dA 0 होता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए B.dA हमेशा 0 होता है, ऑलवेज 0 होता है। इसको बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन B.dA ऑलवेज 0 होता है। रीजन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती हैं, वहाँ कभी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसको हम मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको हम मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो है B.dA 0 होता है, जो कि यहाँ पर E.dA Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0 होता है। यही डिसिमिलरिटी, यही एसिमेट्री है दोनों में। और यहाँ पर ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसको इसके करस्पॉन्डिंग माना जाता है, उसको हम इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर मानते हैं। यहाँ भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया जाता है, यहाँ भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया जाता है। तो ये रही आपकी कुछ सिमिलरिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और आपका मैग्नेटिज्म में। हाँ, कांस्टेंट के विषय में मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट के विषय में मैं बता दूं, जो चीज आप यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ε0 यूज करते थे, जो चीज आप यहाँ ε0 यूज करते हैं, यहाँ पर 1/μ0 यूज करते थे। जो चीज यहाँ एप्सिलॉन होता है वो चीज यहाँ 1/μ होता है।
जो वो चीज़ यहाँ पर म्यू होता है, जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पर आपका म्यू नॉट होता है। यहाँ पर जो चीज़ एप्सिलॉन आर होती है वो पर यहाँ पर म्यू आर होती है। जो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको आप एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलते हो, वो चीज़ यहाँ पर जो है म्यू आर होता है। ये होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट की इक्वल होता है। जो चीज़ यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी हुआ करता था, डी इक्वल टू होता है के एप्सिलॉन नॉट ई। यहाँ भी मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, उसका सिंबल नहीं बताया गया है। तो ये जो है कुछ आपकी जो है एनालॉगी है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बीच में और मैग्नेटिज्म के बीच में। तो जब भी आप एनालॉगी से पढ़ेंगे तो आपको लर्न करना आसान होता है, एक दूसरे को रिलेट करना आसान हो जाता है, लिंक करना आसान हो जाता है। तो इसलिए हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पैरेलल मैग्नेटोस्टैटिक्स लेके चलो, तो आपको हर चीज़ को दिमाग में बैठाना आसान हो जाएगा। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।